नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। देश की बात तो पहले बात कर लेते हैं तीसरे चरण में हुए मतदान की। और 2024 में ये लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए कई राज्यों में अपना गढ़ संभाल कर रखने की परीक्षा होगी। प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया है उसके मुकाबले 2019 के मुकाबले क्या कुछ अंतर आ सकता है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्या बीजेपी अपना जो गढ़ है उसको संभाल पा रही है? एक नजर डालेंगे हम 2019 के लोकसभा नतीजों पर। यूपी में अगर हम बात कर लें सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 सीटें यहीं से आती है, तो यूपी में 2019 में बीजेपी ने हासिल की थी 62 सीटें और सहयोगी दल अपना दल से मिलाकर 64 सीटें। तो क्या यहां पर अब जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आ गए हैं इसका कुछ असर पड़ सकता है? बिहार की बात करें तो बिहार में 2019 में 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, सहयोगी जेडीयू को 16 सीटें, रामविलास पासवान की एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। तो बीजेपी गठबंधन में बिहार में 40 में से 39 सीटें हासिल की थी 2019 में। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने जीती थी 25 सीटें। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं, यूपी के बाद सबसे ज्यादा। तो यहां पर बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, सहयोगी एकजुट थे तब शिवसेना, उनको 18 सीटें मिली थी। तो 48 सीटों में से 41 सीटें इन सबके साथ बीजेपी सहयोगियों के पास गई थी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने जीती थी 28 सीटें। तो चलेंगे अपने सहयोगियों के पास और जानकारों के पास और समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हालात में क्या कुछ बदलाव आया है। लेकिन उससे पहले लोकतंत्र के कई रंग होते हैं। राजनीति में जो असर डालते हैं, जो वोट करना होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज पहले आपको बता दें कि कई ऐसे लोग थे जो चल भी नहीं सकते थे, वो पहुंचे मतदान करने। सड़कें नहीं थी तो कैसे पहुंचे आपको दिखाएंगे, और जिनके हाथ नहीं थे तो पैरों से तक उन्होंने वोट डाला है। पहले ये चुनावी रंग पर नजर। भोपाल की इस महिला का हौसला तो देखिए, पांव साथ नहीं देते लेकिन लोकतंत्र की रफ्तार बनाए रखनी है। जिनके हाथ साथ नहीं देते उन्हें भी पता है चुनाव का मतलब, इसलिए पांव से वोट दिए, पांव पर ही निशान लगवाए। ये गुजरात के नादियाड का नजारा है। रिजल्ट कड़वा रहा या मीठा 4 जून को तय होगा, लेकिन मालदा के इस मतदान केंद्र पर वोटरों के लिए तो मीठा ही रहा। उनके लिए यहां वोट डालने के बाद मैंगो जूस का इंतजाम किया गया। पूरा मतदान केंद्र मालदा के मशहूर आमों की थीम पर बनाया गया था। यहाँ आम से जुड़े हुए इस पोलिंग बूथ का पूरा थीम किया गया। तो पहले मैं दिखा दूं, यहाँ पे एक आम के शेप में मैस्कॉट फौजली बाबू जो आप वोटिंग बूथ में आपको दिखाई देंगे। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां पे आम का आर्टवर्क्स दिखाई देंगे, लोग आपको सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे जो मैस्कॉट है फौजली बाबू, फौजली आम यहाँ पे होता है। और फिर अगर इस तरफ आप आएंगे तो आपको जो वोटर है उनको आम के जो जूस है वो भी दिया जा रहा है। और फिर इस तरफ आप आइए तो ये देखिए मैस्कॉट यहाँ पे है, लोगों को, वोटर्स को वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए। कुछ ऐसा ही इंतजाम गुजरात के आणंद में भी वोटरों के लिए किया गया। वोट डालने का निशान दिखाओ और अमूल के उत्पादों पर 5 रुपए की छूट पाओ। अमूल डेयरी को दूध देने वाले किसानों को आज हर लीटर पर 1 रुपया ज्यादा देने का ऐलान किया गया। कर्नाटक के हुबली में 3 पीढ़ियां एक साथ पहुंची वोट डालने के लिए, माँ, बेटी और नानी। बेटी ने पहली बार वोट डाला। कोशिश इस बात की रही कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए निकले। असम के धुबरी में पोलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए लोगों ने नाव का इस्तेमाल किया।
तो जो चल नहीं सकते हैं वो भी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की दौड़ में पीछे नहीं है और दूर दूर से नावें आ रही हैं लोकतंत्र की लहरों का पता देती। तो बहरहाल आइए वापस उस मुद्दे पर जाते हैं कि किस तरह से बीजेपी के सामने जो परीक्षाएं हैं, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन क्या कुछ बदला है? इस पर गौर करने से पहले आज जो तीसरा चरण का मतदान हुआ है उसमें कई अहम चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर डिंपल यादव तक, दिग्विजय सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक। आइए जरा पहले उन दृश्यों से भी उनको देख लेते हैं। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, ये गढ़ नहीं, ये घर है और घर में इस बार लोगों ने मन बनाया, आम लोगों ने जिताने का फैसला लिया है। तो बहरहाल आइए सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं बिहार का, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत बदलाव है। 2019 से लेकर अगर अब 2024 की बात करें, वहां पर एक युवा चेहरे भी सामने कई आ गए हैं, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में। क्या कुछ बदलाव आ रहा है? हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं, संजय सिंह और हिलाल अहमद हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। एक एक करके हमने जो ग्राफिक के मद्देनजर जो जिन राज्यों में बीजेपी की बहुत बहुमत से बीजेपी आगे आई थी, क्या कुछ बदलाव आया, कैसे बीजेपी के अपना गढ़ बचा पाएगी? अगर हम बिहार की बात करें, क्या आपको लग रहा है कुछ बदलाव है वहां पर? देखिए निधि, बदलाव तो एक पिछले चुनाव से 2019 से आपने काफी सक्रिय रूप से किया था, बिहार चुनाव भी आपने काफी सक्रिय रूप से किया है, असेंबली इलेक्शन। एक जो बड़ा बदलाव है वो नीतीश कुमार का वापस आना है और इस चुनाव में वो अपना नीतीश कुमार जो पहले के नीतीश कुमार हुआ करते थे वो नीतीश कुमार नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। मतलब वो परिवर्तन है, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है। इसलिए बीजेपी के ऊपर है कि नीतीश कुमार को वो कितना, नीतीश कुमार का अभी भी एक सर्टेन वोट परसेंटेज है, डिमिनिश भी होगा तो 8-10% के आसपास नीतीश कुमार वोट अपने साथ कैरी करके ले जाएंगे। वो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव हैं, लेकिन लालू यादव स्वस्थ नहीं है, मतलब यहां वहां। और लालू यादव ने आज एक ऐसी बात कह दी जो मतलब काफी बड़ा, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के उस पर शायद प्रधानमंत्री ने टिप्पणी भी कर दी। हाँ, मुस्लिम वर्ग में आरक्षण की बात। हाँ, मुस्लिम वर्ग में, और उन्होंने पूरा कह दिया। तो उसके कारण मतलब पीएम को आज जिस दिन मतदान हो रहा है, उन्होंने सुबह सुबह इस मुद्दे को उठा लिया और पूरी की पूरी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के आगे चल पड़ी है क्या कि उनका, लालू यादव का जो पूरा कुनबा है उसका एमओआई का एकदम बिल्कुल सॉलिड सपोर्ट है बिहार में। अभी ये डेंट करेगा वाई को, मतलब बाकी जो उनका कॉम्बिनेशन है अदर बैकवर्ड कास्ट इस चीज पे, क्योंकि रिजर्वेशन काफी सेंसिटिव इशू है, वो थोड़ा देखना होगा। लेकिन एक बात है कि बिहार में कुछ जगहों पे, जैसे पिछले बार 39 सीटें जीते थे 40 में, 2-4 जगह पे मुझे लगता है कुछ जगहों पे कॉन्टेस्ट है, सीरियस कॉन्टेस्ट है। वो एरिया जो है वो बीजेपी के एलाइज का एरिया है। बीजेपी के एरिया में उतना ये देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरह का जिस कॉन्टेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो वहां पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस बार जो ये सीटें हैं बिहार में 5 सीटें, इसमें जो मुस्लिम वर्ग और जो एमवाई वो है ज्यादा बहुतायत में। हिलाल, आपके पास आती हूं, मुझे कहा जा रहा है प्रभाकर के पास चलने के लिए। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, तो अगर शाम के 6 बज चुके हैं, कितना प्रतिशत मतदान, और इस समय वहां से क्या आभास आपको, तीसरा चरण हो चुका है? देखिए, आज हम उम्मीद कर रहे थे, जैसा मौसम का मिजाज था सुबह से, हम उम्मीद कर रहे थे कि आज का मतदान प्रतिशत जो है वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि पहले 2 चरण में हमने देखा क्योंकि बहुत भीषण गर्मी थी, इसलिए मतदान प्रतिशत कम रहा।
अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज भी मतदान प्रतिशत जो है वो 60 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ मौसम जो है दिन भर लगभग सुहाना मौसम रहा है और ऐसी कोई कड़ी धूप नहीं थी। तो मतदान प्रतिशत एक ऐसा मुद्दा है जिसपे चुनाव आयोग को शायद और मेहनत करनी होगी, लोगों को और जागरूक करना होगा। जहां तक इस तीसरे चरण की बात है, बिहार के उन 5 सीटों की बात है, देखिए ये कोसी और मिथिलांचल का इलाका है जिसमें ये चुनाव हो रहे हैं। मधेपुरा, सुपौल और अररिया जो है ये कोसी का बेल्ट है बिहार का, और झंझारपुर और खगड़िया जो है ये मिथिलांचल का लगभग इलाका आप इसे मान सकते हैं। ये इलाका जो है वो आमतौर पे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पे यादव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एक समय में कहावत हुआ करती थी कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का, तो ये यादव बेल्ट है, ये मुस्लिम बेल्ट है। तो यहाँ पे अमूमन आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां अच्छा करते आई हैं। हालांकि लोकसभा में उन्हें सीटें नसीब नहीं हुई हैं, लेकिन अगर विधानसभा के आंकड़ों को आप देखेंगे, स्टेट असेंबली को देखेंगे, तो वहां पे इनके पास आंकड़े ठीक ठाक हैं। और ये इस बार इंडी अलायंस की जो दलें हैं, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये कोशिश में है कि इस बार शायद वो कुछ आंकड़े यहां से जुटा पाएं लोकसभा सीटों के मद्देनजर, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव हो रहा था और इसके पहले भी जो पूर्णिया का बेल्ट है। तो कुल मिला के जो ये बड़ा इलाका है कोसी और मिथिलांचल का इलाका, यहाँ पे ये अभी तक इनके पास 1 सीटें थी, इसमें ये कुछ आंकड़े यहां से जुटाना चाहेंगे। वहीं पे एनडीए जो है बीजेपी, उसके पास ये 5 की 5 सीट, आज की जो चुनाव थी 5 की 5 सीट एनडीए के पास है, और उन्हें अपने किले को डिफेंड करना है, उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि उसमें सेंध न लग पाए। जी बिल्कुल, यही बात, धन्यवाद आपका हिलाल। जो किले को डिफेंड करना है इस समय बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, और रोज नए मसले। अब ये लालू जी का ये आ गया सामने, और प्रधानमंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री ने बोला कि जो कह रहे थे मुहर भी लगा दी। तो कितना असर पड़ता है, क्योंकि रोज आए दिन नया मसला आ जाता है। नहीं, देखिए जो लालू जी ने कहा वो अपने आप में बड़ा विवादास्पद है एक तरीके से, क्योंकि तमाम मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए तो कोई नहीं कहता, ना ही मुस्लिम संस्थाएं, खासतौर से पासमानदा मुसलमान ग्रुप ने कभी ये मांग ही नहीं की कि तमाम मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बेल्ट बहुत दिलचस्प है, जैसे कहा उन्होंने कि यहाँ पर मुसलमानों का एक जो मत शेयर है, वोट शेयर है, वो ज्यादा है। लेकिन जो आरक्षण वाली बात है वो एक संवेदनशील बात है बिहार के संदर्भ में। पहली, इसमें 3 चीजें बहुत अहम है जिनको जानना जरूरी है। पहली बात तो क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलता ही नहीं है, जो कि गलत है। मुसलमानों को ओबीसी और एसटी के तहत आरक्षण मिलता है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में हमेशा से ओबीसी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है कर्पूरी फॉर्मूला के आधार पर। उसमें एमबीसी और उसमें ओबीसी और एमबीसी, अति पिछड़ा और पिछड़ा। और इसमें ये बिल्कुल सेक्युलर डिवीजन है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता, उनको मिलता है। कहां नहीं मिलता, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, एससी कैटेगरी जिसमें हम कहते हैं, जिसमें कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता। और जब पासमानदा की बात आती है तो पासमानदा की जो पासमानदा ग्रुप है, खासतौर से अली अनवर वाला जो ग्रुप है, वो हमेशा से ये मांग करता रहा है। उसकी 2 मांगे हैं बुनियादी तौर पर, और इस चुनाव में भी उन्होंने 2 मांगे रखी हैं। एक मांग ये है कि जो एससी कैटेगरी है उसमें दलित मुसलमानों को शामिल करे, और दूसरी मांग है निजी क्षेत्र में आरक्षण। मजे की बात यह है कि कोई भी नॉन बीजेपी पार्टी इस मांग को उठाने को तैयार नहीं है, बिल्कुल उठाने को तैयार नहीं है। और जब ये इस तरह की बातें होती है तो पोलराइजेशन होता है, और उस पर फिर फायदा बीजेपी का हो जाता है। बहरहाल मुझे बताया जा रहा है, मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं, ये भी एक गढ़ है बीजेपी का, और साथ ही कर्नाटक में जो 2019 में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन था, नेहाल किदवई भी हमारे साथ है। मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ है। जितेंद्र, इस समय हमने सुबह से, आपको याद होगा, बारामती और तमाम सीट्स के ऊपर डिस्कशन किया है। वोटर टर्नआउट कैसा लग रहा है आपको? और आज शाम को, अब शाम के 6 बज चुके हैं, क्या आभास वहां से? कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए अपना जो एक गढ़ है उसको डिफेंड करना? जी नगमा, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको वोटर टर्नआउट के बारे में बता दूं, और ये मैं बताना चाहूंगा तस्वीरों के जरिए। देखिए 6 बज गए हैं, ऑफिशियली मतदान का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन नियमों के मुताबिक जितने लोग मतदान केंद्र के भीतर पहुंच चुके हैं उन सबको मतदान करने का, वोट डालने का मौका मिलेगा। तो आप देखिए ये भीड़ जुटी हुई है बारामती के एक मतदान केंद्र के भीतर, और ये अब से कुछ देर पहले ही 4 बजे के बाद से ये भीड़ जुटना शुरू हुई। हमने देखा कि आज सुबह सुबह 7 बजे के पहले ही मतदान केंद्र
केंद्रों के बाहर बारामती पे लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मतदाताओं में खासा उत्साह था, लेकिन 12 बजे के बाद से जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ी, दिन आगे बढ़ा, लगातार मतदाताओं की संख्या घटने लग गई। लेकिन शाम 4 बजे के बाद से हम देख रहे हैं कि भीड़ काफी बढ़ने लग गई और अभी भी देखिए 6 बज चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त इस मतदान केंद्र पर सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी शाम के वक्त में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन दोपहर को जिस तरह से खाली खाली रहे मतदान केंद्र, तो उससे जो कुल मतदान प्रतिशत होगा उसमें जरूर जो है गड़बड़ हो सकती है और हो सकता है कि कुल मतदान प्रतिशत जो है वो कम निकलकर सामने आए। जहां तक बारामती इस सीट का सवाल है, तो यहां पर देखिए पवार परिवार के ही 2 सदस्यों के बीच में मुकाबला है। सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, उनका मुकाबला सुप्रिया सुले के साथ है, जो कि 3 बार से यहां से सांसद चुनी गई हैं। यहां की सिटिंग एमपी हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी हैं, उनके साथ में मुकाबला है। और ये मुकाबला सिर्फ इन 2 कैंडिडेट्स के बीच नहीं है, असली मुकाबला तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे नगमा ये दिखाएंगे कि आखिर शरद पवार क्या कितना जो है कितने प्रासंगिक होंगे आने वाली राजनीति में, उनका कितना रेलेवेंस होने वाला है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रिया सुले किस तरह से यहां से जीत हासिल कर पाती हैं, जीतती भी हैं या नहीं। चुनाव नतीजों के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है इन चुनाव नतीजों के बाद। बिल्कुल, लोगों पर जिस तरह से दलों का फाड़ हुआ है वहां पर, वो अपने आप में देखना होगा क्या उसका असर होता है। नेहाल हमारे साथ मौजूद है। नेहाल, बीजेपी ने 2019 में 28 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी और महत्वपूर्ण गढ़ है, और इस समय तो बीजेपी की सरकार भी वहां पे विधानसभा में नहीं है। ऐसे में चुनौती थोड़ी है बीजेपी के लिए, या आप कैसे देख रहे हैं वहां पर, क्या आंकलन? देखिए, जिन 14 लोकसभा की सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, उन सभी सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। यानी अगर एक भी सीट बीजेपी यहां से हारती है तो वो कांग्रेस का गेन होगा। लेकिन यहां 2019 की जो परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं, दोनों में बहुत फर्क है। और ऐसे में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो गारंटियां उन्होंने लागू की हैं उसका फायदा मिलेगा। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटियां हैं वो काम करेंगी। लेकिन यहां पर जो महिलाएं हैं, आधी जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं, और महिलाओं के बीच ये जो 5 गारंटियां यहां लागू की गई हैं उसका खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि बसेस की सारी सर्विसेज पूरे राज्य भर में यहां की महिलाओं के लिए फ्री है। साथ ही साथ 2000 रुपए हर परिवार के महिला मुखिया को मिलता है। तो एक छोटे से गांव में ये एक बहुत बड़ी रकम होती है, एक बड़ी सुविधा होती है। तो ऐसे में, और बिजली भी 200 यूनिट तक फ्री है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि ये सारी जो योजनाएं हैं उनके लिए काफी कारगर सिद्ध होने जा रही हैं और उन्हें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। लेकिन वही बीजेपी का दावा है कि मोदी की गारंटी अपनी जगह पे है, और ऐसे में बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। चुनौती बहुत बड़ी है, जब नतीजे जून में आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल नेहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महाराष्ट्र बीजेपी पर भी आज चुनाव आयोग ने जो पोस्ट एक्स है उस पर कहा है कि वो पोस्ट आप उतारे। बहरहाल संजय, मैं आपसे, जो महाराष्ट्र है बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पे इतनी लगातार रैलियां की हैं 2019 के मुकाबले, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, केंद्र में है उनके, क्योंकि 48 सीटें यहां से आती हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एक तो अभी जो नया अलायंस है, दोनों ही तरफ का एक नया अलायंस है। अब अजीब सी वहां स्थिति है, जिन्होंने पार्टी बनाई उनके पास सिंबल नहीं है, सिंबल कोई और किसी के पास है, असली कौन है? तो एक पहला आज का जो चरण है उसमें एक लिगेसी की भी बात है। बारामती में जो अभी हमने देखा, जो जितेंद्र बता रहे थे, जो कतारें हैं इस समय में 6 बजे से 6:20 हो रहा है, इस समय में अगर इतनी लंबी कतार है तो वो एक कहानी अपने आप में कह रही है, क्योंकि दिन में भीषण गर्मी, एक लेट इवनिंग। हाँ। इसका मतलब है कि ये अभी जो मतदान होगा, जितनी मेरी समझ है, वो एक पार्टी के लिए ज्यादा होगा, एक पक्ष के लिए ज्यादा होगा। ये ऐसा नहीं है कि इसमें जो मतदान जाएगा वो दोनों पक्ष मतलब लोग अचानक उठ करके आए हैं, ये मोबिलाइज किया हुआ वो क्राउड है। तो इसलिए ये लिगेसी में आज का ये वाला जो इस समय लेट इवनिंग मतदान हो रहा है, मेरे ख्याल से ये काफी डिसाइसिव होगा शरद पवार या अजीत पवार के लिए। हिलाल, संक्षेप में कर्नाटक को, एक तरफ आपने सुना नेहाल जिस तरह से बोल रहे थे, राज्य सरकार की तमाम स्कीम्स हैं वो वहां पे अच्छा कर रही है, लेकिन
गढ़ रहा है बीजेपी का, पूरी लोकसभा की सीटें। लिंगायत गढ़ भी है, लिंगायतों का भी गढ़ है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि लिंगायत वोट क्या बीजेपी के साथ जाता है कि नहीं जाता है। ये भी बात हमको याद रखनी चाहिए कि पिछली बार दलित वोट बीजेपी के साथ नहीं गया था, और असेंबली इलेक्शन में दलित वोट ने प्रज्वल रेवन्ना का मामला क्या यहाँ पे असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, ये सारी सीटें वो हैं जहां पर की सीधा मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी 14 की 14 सीटों पर सीधा मुकाबला है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। दूसरी बात यह कि जो नैरेटिव बीजेपी ने कंस्ट्रक्ट किया उसके बाद में, उसमें साफ है कि वो ये कहते हैं कि हमारे नेता तो है नहीं और एक अलायंस के नेता हैं, और हम जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम स्पष्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, हालांकि उम्मीद करते कि इस मामले पर प्रधानमंत्री ने बोला भी है प्रज्वल रेवन्ना पर, क्योंकि अगर 2000 से ऊपर महिलाओं पर इस तरह से होता है अत्याचार तो उस पर असर होना चाहिए चुनाव का।